आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एहतजाज का माजी और हाल, सरकार के दाव पेच और महंगाई में पिसती अवाम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने सुना, ये पाकिस्तान की तारीख है। ये तारीख बहुत पुरानी भी नहीं है, 2014 की बातें हैं। आज यही तारीख अपने आप को दोहरा रही है। सब कुछ वही हो रहा है जो 2014 में हो रहा था। वही एहतजाज, वही जलसे, वही रैलियां, वही जुलूस और वही लॉन्ग मार्च। फर्क सिर्फ इतना है कि एहतजाज के किरदार बदल गए हैं। जो आज सड़कों पे हैं वो इक्तदार में थे, आज जो इक्तदार में हैं वो कल सड़कों पर थे। जो 2014 में हराम था वो आज हलाल है। उस वक्त एहतजाज गुनाह था, आज सवाब है। उस वक्त मुजाहिरे जुर्म थे, आज बुनियादी हक है। उस वक्त एहतजाज जमहूरियत दुश्मनी था, आज हक हुक्मरानी है। उस वक्त एहतजाज मुल्क दुश्मनी था, आज वतन दोस्ती है। उस वक्त गिरफ्तारियां कानून की हुक्मरानी थी, आज गिरफ्तारियां कानून के खिलाफ हैं। उस वक्त कंटेनर लगाना सिक्योरिटी थी, आज रुकावटें हैं। उस वक्त लाठी चार्ज कानूनी था, आज तशद्दुद है। उस वक्त धरना सी पैक दुश्मनी था, आज सी पैक की खिदमत है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है, लेकिन फर्क ये है कि 2014 में एहतजाज इमरान खान कर रहा था और आज एहतजाज मुस्लिम लीग नून कर रही है, आज एहतजाज पीपल्स पार्टी कर रही है, आज एहतजाज मौलाना कर रहे हैं। उस वक्त एहतजाज मुल्क को कमजोर करने की साजिश थी और आज मुल्क को मजबूत करने की कोशिश है। उस वक्त धांधली से इनकार था, आज धांधली का प्रचार है। उस वक्त वोट की चोरी नहीं थी, आज वोट की चोरी है। उस वक्त लॉन्ग मार्च गलत था चूंकि हम हुक्मरान थे, आज लॉन्ग मार्च दुरुस्त है चूंकि हम इक्तदार से बाहर हैं। क्या झगड़ा सिर्फ इक्तदार का है? क्या चक्कर सिर्फ कुर्सी का है? क्या मसला सिर्फ वजीर आजम हाउस से निकलने का है? क्या गुस्सा सिर्फ हुकूमत में ना होने का है? सवाल यह है कि जो 2014 में गलत था आज दुरुस्त कैसे हो गया? जो 2014 में मुल्क दुश्मनी थी आज मुल्क की खिदमत कैसे हो गई? जो 2014 में जमहूरियत के लिए खतरा था आज जमहूरियत के लिए कारनामा कैसे हो गया? प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें सीनियर सहाफियों और तज्जियाकारों के पैनल ने ज्वाइन किया है। प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अम्मार मसूद साहब मौजूद हैं और काजी सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेते हैं, फिर तफसील से बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज। काजी सईद साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, जलसा बस शुरू ही हो चुका है और काफी देर से ये पहुंचे यहाँ पे। कोई स्ट्रैटेजी लगती है वाकई इतना ज्यादा जमे गफीर आपने देखा? और साथ साथ ये भी बता दें कि क्या ये जो आज का जलसा है ये ऑपोजिशन की एक कामयाब तहरीक का आगाज कहा जा सकता है? सर, कोई हुकूमत परेशान लग रही है? ऑप्टिक्स क्या बता रहे हैं? देखिए, एक बात तो यह है कि मैं इस जलसे से के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ। अच्छी बात। मगर हम जिस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं हमने बहुत बड़े जलसे देखे हैं जी। मैं खुद 10 अप्रैल 1986 के जलसे में था। इस जलसे के जो पॉजिटिव है, एक तो यह कि आज बहुत सारे लोगों ने कीमे वाले नान खाए होंगे यकीनन, और नाश्ता भी मिला। लाहौर में से एक लीडर है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने 500 गाड़ियां भेजी हैं, 2 करोड़ रुपए का उन्होंने खर्चा किया है। तो आजकल के जलसे बिरयानी जलसे होते हैं। फिर जो मौलाना के लोग हैं उनको तो दूर दूर तक जो है वो तमाम फैसिलिटीज और ये चीजें जाती हैं। तो इस हिसाब से एक अच्छा जलसा था। और अभी मैंने जो सीटिंग के बारे में आपको ऑफ एयर बता रहा था कि 20,000 सीटें हैं जिना इसकी, और इसमें पिंडाल भी अगर शामिल कर लिया जाए तो 25-30 हजार बन जाते हैं। मगर इसके इर्द गिर्द जो बाहर है वो मुझे बताया गया है कि सड़कें जो है वो तंग हैं, बहुत खुली नहीं है। ठीक है, लेकिन 25-30 हजार अगर हो जाते हैं तो मतलब कह लें, अच्छा कह सकते हैं आप इसको। फिर इट्स ओके, लेकिन ये जो है वो कितनी जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि कोई नजरियाती लड़ाई तो है नहीं। यहाँ पे तो जाहिर है पार्टियां जो हैं वो ओलिगार्कीज हैं और पार्टियां लिमिटेड कंपनियां हैं और निजी और जाती जो बचाव की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब ये अनसर ना हो तो ऐसी तहरीकें नहीं बन पाती। हाँ, तहरीक की जरूरत है। लोग बाहर आए हैं, इस्लामाबाद में वर्कर्स आए हैं, उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से वो अपनी जगह है, मगर उसको कोई लीड नहीं कर रहा। ये एक लड़ाई है। जलसे की जो आप बात करें ना, लोगों की आप कह रहे हैं 20-25 हैं अभी ग्राउंड के अंदर, लेकिन अभी वो जो आ रहे हैं ना, बाकी मौलाना साहब ने भी पहुंचना है तो उनके साथ भी एक रैला, एक काफी सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं तहरीक होनी चाहिए, चलनी चाहिए। ये जो तहरीक इन्होंने शुरू की है इसका कोई जवाब आपको समझ में आ रहा है? इमरान खान क्यों अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी ना करें भाई?
काजी साहब जी अच्छा मुझे बता रही हैं, देखें उन्हें साहब, पूरी आप ही करनी हैं, चाहिए। और इससे पहले मैं जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बल्कि मैंने कल बहुत से अपने शो में चलाई थी चीजें कि जे धरने को एक मतलब समझ लें कि मैं अगर मुहावरतन कहूँ तो एक ताउन का दर्जा दिया जाता था और अपनी गुफ्तगू में कहा जाता था तरक्की का सफर रुक जाएगा। तो अब जाहिर है बुनियादी तौर पर अब जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि अब वो जगह तब्दील हो गई है, ये बाहर हैं और इसका बुनियादी मकसद जो है वो मोहतरमा को बाहर भेजने का है क्योंकि डील दरमियान में रुक गई थी और वो खबरें ये आई थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब बाहर अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में चले तो गए थे मगर जो दीगर शिकें थी उनको उन्होंने वायोलेट किया था। तो अब इसका असल मसला तो ये है कि इनके जाने की इजाजत मिल जाए तो मेरे ख्याल में हमारी जो है वो कुछ यहाँ पे अनवार मसूद साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं और मेरे ख्याल से इसका बड़ा अच्छा जवाब देंगे। लेकिन पहले इरशाद भट्टी साहब से जरा पूछ लूं। इरशाद भट्टी साहब, ये ऑपोजिशन का पहला जलसा है, ताकत का पहला मुजाहरा है, आज देख का एक चावल चख लिया है, कैसा लग रहा है? कोई दम है, कोई जान है या फिर ये वक्ती मेला लग रहा है? नहीं, कोई जान नहीं। उसकी 2-3 वजह। नंबर 1, गुजरांवाला 7 MNA 14 MPS, पूरा गुजरांवाला स्वीप और गुजरांवाला स्वीप नहीं है 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार की लीड। नंबर 1 14 शहर, इधर से जाएं हाफजाबाद, जलालपुर, भटियाँ, पिंडी भटियाँ, शेखुपुरा, पत्तों की, कामों की, मुरीद के, लाहौर, इधर से जाएं जेलम, दीना, खारियाँ, गुजरात और सियालकोट, 14-15 शहर। आप 7 MPS का 3,000 लगा लें, 77 21, 2,000 लगा लें, 14 कर लें, उनका 21 लगा लें, वो जो 7 MPS 21, तो ये 35-40 हज़ार तो सिर्फ गुजरांवाला से आना चाहिए मिनिमम, लेकिन नहीं आए। एक आगे गुजरात है, शेखुपुरा, हाँ आगे शेखुपुरा नहीं आए, नहीं आए। सेंट्रल पंजाब है, बड़ा अक्लमंदी से खेले थे ये PDA वाले। क्यों? पहला इधर, दूसरा कराची, तीसरा क्वेटा, तीसरा मौलाना, दूसरा बिलावल, पहला मरियम। नंबर 1। नंबर 2 मिसट्रस्ट है, जो आप कहते हैं ना अभी तक मौलाना साहब अभी तक मौलाना साहब को ये यकीन नहीं आया कि ये किसी लम्हे भी दोनों मुझे छोड़ के पिछली मर्तबा की तरफ भेज सकते हैं। अभी तक पीपल्स पार्टी नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी इंगेज हो चुकी है। अभी तक पीपल्स पार्टी की बातें सुन रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि मरियम साहिबा चली जाएंगी। सिपा सलार बाहर है वीडियो लिंक से, हमारा सजा याफ्ता नाहल इश्तिहारी बाहर बैठा हुआ है, उनके दोनों बेटे बाहर बैठे हुए हैं, उनका भाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नैब के बहुत सारे बड़े कमरे में अटैच बात में कॉफ़ी पी रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। तो निकलना कि मरियम क्यों निकली है? मरियम क्योंकि इधर है। मरियम क्यों इधर है? क्योंकि वो जा नहीं सकी। इस वजह से हमारी अब इसका दूसरा एक पहलू है कि क्या दूसरी तरफ शायद दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? नहीं। गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल अभी आते हैं। अच्छा 7 घंटे में मरियम पहुंची हैं। नहीं ये ऑप्टिक्स हैं। तो अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। वो अपने घर के गिराज से पहला ट्वीट किया 45 मिनट जी, घर के गिराज से जम्मे गफीर घर में घुस गया था। खुदा का खौफ करें, ये जब से जजेस बहाली तारीख शुरू हुई है ना, उसके बाद ये बड़ा एक इफ्तिखार, चौधरी साहब 24 घंटे बाद लाहौर पहुंचे, फलाना पहुंचे, उतर के करना। ओ भाई आपने क्या मजाक बनाया? घर गाड़ी में बैठने से मेन दरवाजे तक 45 मिनट, माना 25,000 कनाल का घर है, लेकिन और फिर आखिरी बात, इनमें कोई नजरिया कॉमन है? नहीं। इनमें कोई बयानिया कॉमन है? नहीं। इनमें कोई मुजामत कॉमन है? नहीं। ये सारे चाहते हैं सिविलियन बालादस्ती। बात तो सुने, सिविलियन बालादस्ती सारे चाहते हैं? नहीं। इकट्ठे क्यों? बताता हूँ। वोट को इज्जत दो सारे देना चाहते हैं? नहीं। अवाम की खुशहाली चाहते हैं? कुल पिछले 1 साल में 70, मैंने अभी 4 रातें लगा के किया, 70% ये बोले हैं नैब एहतसाब पर, 15% ये बोले हैं कश्मीर कोरोना सीपैक पर, 5-7% ये बोले हैं सिलेक्टेड जाली और नियाजी पर, 2% मेरी महंगाई पे बोले। महंगाई टॉप एजेंडा ही नहीं है। मैं अच्छा मुश्तरका क्या है? मुश्तरका क्या है? इमरान खान। मुश्तरका क्या है? आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। अच्छा, और यहाँ मुझे इमरान खान की बात याद आती है। इमरान खान आज गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल में फंसा हुआ है, नाहल टीम, नालायक टीम में फंसा हुआ है। बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी मैं अपने दफ्तर में था तो मुझे उधर से नारों की आवाज़ आ रही थी ख़वातीन की कि जीना है या मरना है, यही धरना है। वो है एक्चुअल।
اچھا یہ نا اہل ابھی آپ نے کہا ٹیم چنی, یہ کس کا قصور ہے؟ کس کی عمران خان صاحب کیوں ایسی ٹیم؟ عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب ہوم ورک تھا نہیں تھا, انہوں نے تو یہی بتایا تھا ووٹ لینے کے لیے کہا تھا, یہی تو ہم دیکھیں نا نہیں تھا نا. کر رہے تھے. اچھا وہ جو ہے کیا عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ جب بھی ان چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کو احتساب کا پوچھا جائے گا نا, ان کی جمہوریت خطرے میں پڑے گی, یہ سڑکوں پر آئیں گے, ان کی چیخیں نکلیں گی, یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور 11 جماعت جب وہ قاتل مقتول مشرق مغرب ملزم مجرم نیب زدہ اور یہ سارے بیٹھے تو خدا کی قسم پھنسے ہوئے ہیں, عجیب غریب, ادھر دیکھتا ہوں نااہلی نالائکی, ادھر دیکھتا ہوں گھاگ کرپٹ لٹ مار کے کھانے والے, نسلیں کھا گئے, ٹڈی دل میری سیاست کے, سی پیک کرونا میری سیاست کو الٹا کے کھا گئے, پتہ ہی کوئی نہیں. وہ دیکھو کتنی مایوسی پھیلا رہے ہیں آپ اس وقت میرے شو کے اندر, کیا کریں پھر اس کا اندازہ کرو. یہ مایوسی کیوں؟ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, 3 دفعہ کا وزیر اعظم, اور باہر بیٹھے ہمت نہیں. اور میں کہہ رہا تھا صحافی جیل 4 دن چلے جائیں نا تو کوئی بات نہیں, اور مینو بھیج دے, تو بھی آ جا, مجھے بھیج دو. ٹام کروز میں نے بنایا, ناسا پہ میں پہنچا, توپیں میں نے بنائی, میزائل میں بنایا, ادھر نہیں آؤں گا, بچوں کو نہیں لاؤں گا. مسعود صاحب یہ تو اچھی خاصی لمبی چارج شیٹ انہوں نے کھڑی کر دی ہے, ارشاد بھٹی صاحب نے اس کا بھی جواب دیا, اور آج آپ نے تو کالم لکھا, صبح ہی آپ نے کہا جلسہ ہو گیا, ہو رہا ہے اس وقت میں, اہم ہے, واقعی ناقابل فراموش ہے یا بے مقصدی لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے بہت سی باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, لیکن کچھ باتیں اہم ہیں, اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. اس جلسے میں کچھ بہرحال اہم باتیں ضرور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مدت سے کہا جا رہا تھا کہ یہ اپوزیشن خاموش ہے, یہ اپوزیشن متحد نہیں ہے, یہ لوگ بولتے نہیں ہیں, کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی رابطے ہو رہے ہیں. بالآخر انہوں نے بولنا شروع کیا. 2 سال لیے بولنے میں. ہاں بالکل 2 سال لیے, جو کہ غلط کیا. لیکن اس کے بعد جب بولنا شروع کیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے, میرے خیال میں کوئی بھی شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا ایگزیکٹلی اندازہ نہیں کر سکتا کہ 20,000 لوگ تھے, 15,000 تھے, 50,000 لوگ تھے. ابھی میری ایک چینل کے رپورٹر سے بات ہوئی, اس نے کہا جی جتنے لوگ اسٹیڈیم کے اندر ہیں اتنے لوگ ہی اسٹیڈیم کے باہر ہیں, لیکن کوئی بھی ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا سکتا. اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے. اس کے بعد جو بیانیہ ہے وہ سب کا تقریباً ایک ہی ہے. اس میں ایک سیکنڈ, وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہیں, آج وہ جو ترجمان ہے نا میاں نواز شریف کے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو عمران خان کے خلاف ہیں. بنیادی طور پر یہ اس تحریک کا, اس جلسے کا ہدف عمران خان نہیں ہے. یہ بات بہت واضح طور پر لوگوں کو پہلے بتا دی گئی ہے. کون ہے؟ اور یہ ظاہر ہے آپ جانتی ہیں, پھر آپ کہتی ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں, لیکن بہرحال وہ عمران خان کو لانے والے ہی لوگ ہیں, ان کے لیے ایک متحد قسم کا اتحاد بنا ہے. اب دیکھیے اس میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں اور وہ سوچ لینی چاہیے, اس میں کوئی غصے میں آنے والی بات نہیں. اس طرح کا نعرہ یا اس طرح کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریکیں, مجھے 1 منٹ بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. یہ ہم نے سندھ میں بھی دیکھی, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہم ہے, یہ سندھ میں بھی دیکھی, بلوچستان سے بھی ایسی آواز اٹھتی رہی, کے پی کے سے بھی اٹھتی رہی, پہلی دفعہ پنجاب سے اس طرح کی آواز اٹھی. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا لوگوں کے انٹرسٹ کی بات کر لیں, جو کہ لوگ اس میں وہ زیادہ سننا چاہ رہے ہیں نا, کہ آپ, میں نے ایک سوال کیا تھا قاضی سعید صاحب سے, اس پوری تحریک کا کوئی جواز نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم نے یہ سنا کہ یہ جو احتجاج ہیں, جلسے ہیں, جلوس ہیں, یہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ ترقی کا سفر روک دیتے ہیں, یہ 2014 میں سی پیک کے لیے خطرہ تھے, یہ سب کچھ بہت ہی برا ہو رہا تھا. مجھے جواب دینے دیں جی پلیز. بالکل تسلیم. اب نہیں ہے. اس زمانے کے جلسوں میں اور اس زمانے کے جلسوں میں کچھ فرق ہے. اس زمانے میں جو جلسے تھے نا, اور آپ صحافت کی طالبہ ہیں, میں خود بھی ہوں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں, وہ کچھ سپانسرڈ قسم کے جلسے تھے. اس کے پیچھے کون تھا وہ بھی اب سب گھما پھرا کے دیکھیں نا, وہیں آ رہے ہیں. میری بات مکمل کرنے دیں نا. میں یہ چاہ رہی ہوں یہ عوام کے لیے نکلنا چاہیے تھا, ان کو مہنگائی کے لیے نکلنا چاہیے تھا, بے روزگاری کے لیے نکلنا چاہیے تھا. کیوں نکلے دھاندلی کے پیچھے نکلے؟ ان کو 2 سال بعد یاد آیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. دیکھیے جمہوریت انسانوں کا بنیادی حق ہے. یہ جو مہنگائی ہے نا, یہ جو آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, یہ سارے مسائل اس وقت درست ہوں گے جب ہماری ملک کی سمت درست ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی.
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कौन नहीं होने देता यार? कौन नहीं होने दे रहा है, ये आपको भी पता है ना? हाँ, तो कौन नहीं होने अगर देता? आप नहीं होने देंगे तो इस गवर्नमेंट को मौका मिलेगा, वो जवाब बनाएंगे, वो कहेंगे हमें काम नहीं करने इस दिया गवर्नमेंट को मौका नहीं मिलेगा। मैं उसकी आपको देखें, अब आप इस तरह सवाल कर रही हैं कि असल नुक्ता जो है वो गुम हो जाता है। देखिए आज क्या हुआ, कंटेनर लगे गुजरांवाला में, शाम को हटा दिए कोर्ट के हुक्म पे। अच्छा, ये कंटेनर ऐसे नहीं हटते, ठीक है। आज जो पार्लियामानी पार्टी में हुआ इमरान खान के साथ, पहले कभी नहीं हुआ। लोग पीछे बात करते थे, आज मुंह पे बात कर रहे हैं। जो इमरान खान के साथ आज असेंबली में हुआ, ये कुछ इंडिकेशन है। आप समझ लीजिए कि जब लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद बाहर आती है, अवाम सड़कों पे आते हैं, उससे खौफ पैदा होता है। और उसमें खौफ उस शख्स के लिए भी पैदा होता है कि जो शख्स धांधली के जरिए आया हो, और उस शख्स के दिल में भी पैदा होता है जो धांधली से उसको लेके आया। सर, आप अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बता दें कि क्या वाकई ये अवाम के हक हुक्मरानी के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है, या अपनी जात, करप्शन और मुकदमा से जान छुड़ाने के लिए ये तहरीक चलाई जा रही है? मैं आपको ये बताऊं कि करप्शन के हवाले से अब मैं आपको क्या बताऊं कि जिस तरह के केसेस सामने सच बता दें हमें। बिल्कुल सच बता रहा हूं। करप्शन, जो करप्ट लोग हैं, हम उनका नाम लेने के भी यहाँ पे नहीं हमारी हिम्मत, और चैनलों की हिम्मत नहीं। मैं आगे चलती हूं। नहीं, अभी बात सुने ना। करप्शन का नारा अजीब दौर आ गया। देखिए की नहीं है क्या है, लूटा नहीं है मुल्क को, इल्जामात तो यही लगाए हैं ना। है ना, तो फिर अगर जवाब दें ना, केसेस चल रहे हैं। इल्जामात की बुनियाद है ना, रसीदें तो दें, काम देखिए वही आटे वालों के ऊपर भी इल्जाम है, चीनी वालों पे भी इल्जाम है, पेट्रोल वालों पे भी इल्जाम है, और उसके अलावा बेतहाशा और भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन पे इल्जामात बहुत ज्यादा है, पता है क्या कहा था? यार मैं वो कहना चाह रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक कोशिश है सबकी कि एनआरओ मिल जाए, किसी तरह मरियम नवाज को मुल्क से बाहर भेज दो। अच्छा, एक जुमला सुन लीजिए। मुझे यूं लगता है कि जो अवाम का एंगर है, जिस सोच को लेके वो निकले हैं, जिस बुनियाद पे इस पार्टियों ने अवाम को मुत्तहिद किया है, अब अवाम इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे। ओके, काजी सईद साहब, ये अमार मसूद साहब कह रहे हैं इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे, और हुकूमत ये कह रही है कि ये जो सारी तहरीक है ना वो नत्थी कर रहे हैं इसको एनआरओ से। वो कह रहे हैं ना इन तहरीक चलाने वालों को कोई अवाम का दर्द है, ना ही कोई इनको जमहूरियत का दर्द है, और ना ये इसीलिए कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि मरियम साहिबा बाहर चली जाएं इस मुल्क में। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए, बड़े दिलचस्प सवालात और एंगल मेरे अमार भाई ने उठाए हैं। मैं अभी एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि एक आईएसआई के चीफ ने उनसे इस्तीफा मांगा, उन्होंने तरदीद कर दी। मैंने सवाल ये उठाया कि जब 80 की दहाई में मियां साहब को एक्साइज मिनिस्टर बनाया गया था, तो पंजाब के अवाम सड़कों पर मुतालबा लेके आ गए थे कि इनको एक्साइज के मिनिस्टर बनाए या सीएम पंजाब बनाए, या क्या पूरा अवाम उठ के निकल आए थे जब जुनेजो को डिच किया था इन्होंने, और एक 2 नंबर पार्लियामेंट बनी थी मजलिस शूरा, जिसके जो थे स्पीकर वो ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद मोहतरम थे, जिस पे वो बार बार शर्मिंदा होकर माफी मांगते हैं। तो भाई, और दूसरी बात खुल के बात करते हैं, सिलेक्टर से प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया? और रात को जाके तरले करते हो, वहां लाइन लगी होती है रिश्तेदारों के घर में। खुल के बात करें यार, किसी से डर नहीं लगता हमें। मामला क्या है? मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया? अच्छा, आप करप्शन की बात, आप 1994 के सिर्फ मुआहदे निकाल लें आईपीपी के, जरदारी साहब के $90 बिलियन की करप्शन तो एक में निकल आएगी। और अगर एस्टेब्लिशमेंट में करप्शन थी तो पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम बनाया था। 3 दफा जो पावर में आया, उसने एस्टेब्लिशमेंट की करप्शन क्यों नहीं रोकी? उस दिन याद आई जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने उसे कहा कि अब मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करने दूंगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं रियासत के। मियां साहब अवाम के लिए नहीं लड़ रहे, अपने असासों के लिए लड़ रहे हैं। काश हमारे लिए लड़ रहे होते। जैसे मैंने कहा, अभी चंद दिन पहले जो तहरीक बनी थी, ये जो वर्कर्स गए थे, वो हमें नजर आया कि वो लोगों के मसाइल हैं। ये कोई लोगों के मसाइल नहीं है, ये अरबपति लोगों की लड़ाई है। ये ठेकों पे लड़ते हैं, ये माल पे लड़ते हैं, ऑलिगार्क्स हैं। दिस इज ऑलिगार्की, नॉट अ डेमोक्रेसी। तो ये है, कोई यहाँ नहीं हो रही। और मुझे बताएं, औकात ये है कि लिबरल पार्टियां मौलाना के पीछे खड़ी हैं। रेंट अ क्राउड चाहिए, पार्टियों का इंतजाम हो गया। पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी
جس نے ساری لاہور سے سیٹیں جیتی تھی وہ مولانا مفتی محمود صاحب کے بیٹے جو ان کے والد صاحب کے اپوزیشن لیڈر تھے ان کے پیچھے کھڑی ہیں. بندے اکٹھے کرنے کے لیے انہیں مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے. قاضی صاحب آج تو پی ایم ایل این کا کراؤڈ لگ رہا ہے چاہیے سر. آج تو گڑھ میں کیا اپنے جلسہ. یہ جو لوگ ہیں یہ سیاستدانوں کے بیس میں دکاندار اور کریانے والے ہیں, یہ ہمارے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ اپنے احساسوں کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھا آپ نے کراؤڈ کی بات کی, آج تو ہمیں گجرانوالہ میں ویسے زیادہ پی ایم ایل این کا ہی کراؤڈ لگ رہا ہے, جو بھٹی صاحب اور ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اپنے گھر میں انہوں نے جلسہ کیا. لیکن قاضی سعید صاحب ابھی میاں صاحب کی آپ نے بات کی, سر اشتہاری ہو گئے ہیں, لنڈن میں بیٹھے ہیں, خطابات کر رہے ہیں اور ابھی بھی جلسے میں شاید کریں گے وہ خطاب بھی. تو سر یہ کیا ان کے پاس کوئی اخلاقی اور قانونی جواز ہے اس بات کا, یا یہ تقریریں اور یہ بھاشن یہ سب دوسروں کے لیے ہیں؟ صبح شام میاں صاحب کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, یہ خود عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر, یا یہ دوسروں کے لیے ہوتی ہیں چیزیں ساری؟ دیکھیں جب سیاست میں سے نظریات نکل جائیں اور مالیات آ جائیں تو اس کی کوئی اخلاقیات نہیں رہتی. وہاں پہ مجھے یہ بتائیں, جب یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی کوئی دوست نہیں ہوتا, کوئی, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دشمن نہیں ہوتا, کل کے دوست آج کے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ اردو اور سلیس زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ اس سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, اور وہ سیاست جس کے نظریات نہ ہوں, جو مالیات پر مبنی ہو, اور جس سیاست میں جو ہے وہ ٹھیکے بیچے اور خریدے جائیں. میری بات سنیں, مارشل لا لگتا ہے آئین ٹوٹتا ہے, آرٹیکل 6 انووک ہوتی ہے. جب پرائم منسٹر یا کوئی اور عہدے پر بیٹھ کے ٹھیکہ بیچتا ہے تو آئین مکمل ہوتا ہے, اس ٹائم آئین کی تکمیل ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے کرپشن کو اسٹیبلشمنٹ میں چیک کرنا تھا, انہوں نے دسترخوان پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھایا, کھانے پہ ہوگی لڑائی, اب ہمیں کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے. فار ہیون سیک یار, ہماری جان چھوڑ دیں, ہم تو انتظار کر رہے ہیں کون آئے گا جو ہمارے حقوق کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بھی پوچھے گا اور باقی جو بالادست طبقات ہیں ان سے بھی پوچھے گا. بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیں, جب ابھی قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں کر رہے, یہ اپنی کرپشن اور مقدمات کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر عمران خان اپنی مدت پوری کیوں نہ کرے؟ جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا اور میاں نواز شریف سے استعفیٰ مانگا تھا تو میاں صاحب کو یہی جو آج سڑکوں پہ ہیں سارے کہہ رہے تھے استعفیٰ نہ دینا, آپ نے رہنا ہے, اور نون لیگ نے اپنی ٹرم پوری کی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, کمزور گورنمنٹ تھی, بری گورننس تھی. کون سا ایسا مسئلہ تھا جو پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں نہیں تھا؟ چاہے لوڈ شیڈنگ ہو, چاہے دہشت گردی ہو, گندم کا بحران, آٹے کا بحران, چینی کا بحران, سبھی کچھ تھا نا, لیکن انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی. تو عمران خان کیوں نہ کرے؟ کیا 90s کی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ 1.5-2 سالوں کے بعد حکومتیں جاتی رہیں؟ دیکھیے, پہلی بات اور آخری بات, ہماری جمہوریت نے, پہلے تو بات ہے کہ یہ ڈبہ بند جمہوریت ہے. یہ جو سارے ہیں ان کی اپنی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, پرائیویٹ ملیں ہیں, یہ اور 2% کو انڈے بچے دینے والی جمہوریت ہے. 98% لوگ بانجھ جمہوریت کو بھگت رہے ہیں. کوئی آج بھی تبدیلی 2 سال 2 مہینے ہو گئے, آج بھی مجھے تھانے میں چھتر پڑتے ہیں, آج بھی مجھے پٹوار کے پاس جا کر رشوت دینی پڑتی ہے, آج بھی میں مہنگائی پہ جاتا ہوں تو آدھی چیزیں میں خرید پاتا ہوں, پیسے مک جاتے ہیں. یہ سارا میرا عمران خان نے کرنا تھا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سارے کارٹلز پرانے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ کمپرومائز کر گئے اپنے اصولوں سے, اپنے پھر ہماری جمہوریت نے سیکھا کیا ہے. میں اکثر ان کو کہتا ہوں خدا کے لیے, 12 اکتوبر کو مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا میری بہن آسما شرازی کو, تو انہوں نے اس میں 3 مہینے دیے عمران خان کو. یہ روتے تھے 9 سال ڈکٹیٹر کو ملے, 1 سال جمہوری کو ملے, وہ 3 مہینے 12 اکتوبر کو دے رہی تھی. اچھا پھر سوال یہ ہے, میری جمہوریت نے, میرے جمہوریت پسندوں نے چور دروازوں پتلی گلیوں کا کھیل چھوڑ دیا ہے. آج بھی انگیجڈ ہیں, اس وقت بھی انگیجڈ ہیں. اس وقت بھی پارٹیاں, ایک یلغار پارٹی ہے, ایک پسپائی پارٹی ہے, ایک گڈ کاپ ہے, ایک بیڈ کاپ ہے, ایک پاؤں پڑنے والا ہے, ایک گریبان پکڑنے والا ہے, ایک اچھا ہے, ایک برا ہے, ایک وہ ایون فیلڈ میں. کبھی کوئی سنا ہے یہ؟ وہ کہتی ہے قائد نہیں رہے, امام ہو گئے. زبیر صاحب کہتے ہیں امام نہیں, امام خمینی ہو گئے. وہ ظالموں, یہ 70 سال میں بندہ امام خمینی ہو جائے تو بس پھر میں بھی ہو جاؤں گا جب 70 کا ہوگا. اچھا کیا ہماری جمہوریت نے سازش کرنا چھوڑ دی ہے؟ کیا مساک ہماری مارشل لا کے بعد انہوں نے مساک جمہوریت بنایا تو اس پہ عمل کیا ہماری جمہوریت نے؟ کیا پارلیمنٹ آج عوام کے نمائندوں کی جماعت ہے یا ایلیٹ کلب ہے؟ کیا اس نظام سے عوام خوش ہیں, خواہ وہ عمران خان کا ہو, خواہ زرداری صاحب کا ہو, خواہ نواز شریف صاحب کا ہو؟ کبھی ہماری جمہوریت اور جمہوریت پسندوں کو شرم آئی ہے, تھوڑی سی رتی بھر شرم, کہ مشرف کا بلدیاتی نظام ان سے بہتر تھا کیا؟ اور مشرف الیکٹرانک میڈیا کا بانی تھا. مشرف نے اسمبلی میں خواتین نشستیں بڑھائیں,
मुशर्रफ की स्टील मिल मुनाफा में थी, मुशर्रफ का PIA बेहतर था, मुशर्रफ का रेलवे बेहतर था, मुशर्रफ दौर में, डिक्टेटर के दौर में, बुरे आदमी के दौर में बाहर हमारी कोई इज्जत थी बाहर के मुल्कों में। डिक्टेटर को ही वापस ले आए, मुशर्रफ को ले आए वापस। ये एक अगला सवाल है। मैं कह रहा हूं शर्म दिला रहा हूं इनको। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, आंख में शर्म नहीं होती, कहते हैं ना मुशर्रफ के नहीं, हम हसन साहब तो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा इखलाकियात है। ये जो ऊपर खड़े हुए थे इकट्ठे, इनको जरा बराबर भी इखलाकियात है। ये कल तक एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे। अच्छा, क्या मुशर्रफ के दौर में डॉलर 60 रुपए का नहीं था? क्या मुशर्रफ 6000 कर्जा छोड़ के नहीं गया था? आज कितना कर्जा हो गया? इनका खेल क्या होता है? एक मार्शल लगता है, एक पार्टी बेनिफिशियरी बन जाती है, एक विक्टिम बन जाती है, अगला लगता है वो विक्टिम बन जाती, वो बेनिफिशियरी बन जाती। ये इसी खेल में 1700 लोग हैं जिन्होंने मार्शल लॉ में भी फायदा उठाया और जो जमहूरियत में भी फायदा उठा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये अमार भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, हर स्टेक होल्डर करप्ट को सामने आना चाहिए, इनके मशीरों को आना चाहिए, बाकी जजेस को, जर्नैलों को, सारों वजीरों को। लेकिन मैं ये जवाब नहीं है कि नवाज शरीफ इससे बच जाए, पहले उनका करो। मुझे मनी ट्रेल दो, जरदारी साहब रसीदें दो, काम खत्म। अगर आप आसम बाजवा साहब से रसीदें मांगते हैं तो मरियम नवाज साहबा 450 सवालों के आप एक सवाल का भी जवाब दिया आपने। मेरी तो कोई जदाद ही नहीं थी, पौने अरब की जदाद कहां से निकली? झूठा कैलबरी फाउंड, झूठा ट्रस्ट डीड, झूठा कतरी खत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सही शेख ने कहा मेरा तो दिल्ली तोड़ दिया। और उसके बाद ये आपने किया, हम भुगत रहे हैं। बट भाई आपके मफरूर हैं, अब्बा जान आपके मफरूर हैं, इसाक डार आपके मफरूर हैं, सलमान आपके मफरूर हैं। हम 25 अरब तक टीटियां पहुंच गई हैं। और एहतसाब क्या हो रहा है इस मुल्क में? जो मुझे सबसे बड़ा दुख है, आखिरी बात, वो दुख ये है, मेरा खाना नीचे रख दिया शहबाज शरीफ कहते हैं। और मुझे छितर पड़ रहे हैं, मैं दम घुट वैन में जाता हूँ, गंदे बख्शी खानों में बैठा हूँ, मुझे खाना नीचे रख दिया। अगर मेरी कमर को तकलीफ हो गई, इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ FIR करवाऊं। सर जवाद हसन जायज साहब एहतसाब अदालत के, सर ये जो एक नैब एहलकार था ना, जब मैं नमाज पढ़ता था वो किबला रुख कुर्सी करता था, अब वो करना छोड़ गया। सर ये मम्मी डैडी एहतसाब हो रहा है। बातें आप बता रहे हैं, ये वाकई ये बड़ी दुख भरी बात है। इस आइन, इस कानून, इस जमहूरियत को 14 दिन के लिए कोरोना क्वारंटीन में रखो, सऊदी मॉडल करो, इनको उल्टे लटकाओ, इनके पेट चीरो, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो अमार मसूद साहब ने सब एक एक करके भुगताओ और पैसे निकालो। आप कर रहे हैं, ये जो जलसे में मरियम नवाज के साथ लोग निकले हुए, इनको कैसे समझाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं लोगों की बात नहीं कर, मेरा कोई ठेका है लोगों की बात? मेरा तो ये अल्लाह ने मुझसे पूछना जब ऊपर जाना या कब्र में जाना है कि तूने क्या किया। मैंने कहना कि मैं सच के करीब रहा, अल्लाह मैंने बदनीयतों के झूठ नहीं बोला, किसी की साइड नहीं ली। मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, लेकिन मैं किसी की साइड नहीं लेती। और सिलेक्टर नवाज शरीफ 3 मरतबा CSS का इम्तिहान पास करके आए थे। आशीर्वादों से ही आती हैं सारी हुकूमतें, यहाँ पे कहा जाता है। ओके, शहबाज शरीफ किसको कह रहे थे कि इलेक्शन से, दुनिया के किसी मुहज्जब मुल्क में ऐसा होता है कि कोई बंदा सियासतदान कहे कि मैं इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आज़म बन गया था, मैंने कबीना के नाम फाइनल कर दी। ख्वाजा आसिफ साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नहीं फोन किया? आर्मी चीफ साहब, और आर्मी चीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के उसमें कहा था आप सारे बैठे हुए हैं, कभी किसी को मैंने अपने घर बुलाया हो, कभी किसी को कहा मुझे आके मिले? क्यों सिफारिशें करवाते हो? क्यों मुझसे आके मिलते हो? नून लीग हम अपने ताल्लुकात बेहतर करते हैं, क्यों करते हो? हम मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ताने देने शुरू कर देते हैं। कोई एक बंदा भी, ये आसम बाजवा इनका क्या था? हीरो था, ये मरियम नवाज साहबा का हीरो था। आसम बाजवा साहब से PM हाउस में मुलाकातें होती थी। आज आसम बाजवा क्यों बुलाए? इमरान के साथ लग गया। आज क्यों बुरा है? वो दूसरी तरफ चला गया। चले, आज CPAC उसको नहीं डिस्टर्ब करते। ठीक जी, अमान मसूद साहब जवाब दे दें। और वो आपने नैरेटिव की बात की थी, आपने तो एक शॉर्ट सुनवा दूं जरा आपको कि वो जो तर्जुमान हैं इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब, वो क्या कह रहे थे नैरेटिव के बारे में, जरा प्ले कीजिएगा। ये आप लोग का हदफ कौन है, एस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान सर? अभी तो इमरान खान को छोड़ेंगे, इमरान खान के पीछे हैं फिलहाल। अच्छा जी, अब अभी आपकी पहली दफा मुझे सर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से बड़ा क्लियर जवाब मिला है कि इमरान खान, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे थे तो आप बयानिए से जरा अलग चल रहे हैं, या मरियम बीबी का, क्योंकि आप तर्जुमानी मरियम बीबी की कर रहे हैं, उससे अलग चल रहे हैं? ये छोड़ दें कि PMLN में 2 बयानियां एक है। ये इनको जुबैर साहब को पता नहीं था कि बयानिया क्या है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का? देखिए, ये जुबैर साहब पहले भी कुछ मुलाकातें वगैरह करते रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इनकी बात हतमी हो। लेकिन मैं तर्जुमान है, हाँ, मैं तर्जुमान को नहीं पता। मैं एक बात आपको ये दोनों बता के दूं कि देखिए,
किस कदर सहूलत मुयस्सर है हमें। और इस शो में ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, हम कितनी सहूलत से जमहूरियत को, सियासतदानों को गाली देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। काफ़ी देर से हम यही कर रहे हैं ना कि ये चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं। फ़र्ज़ कीजिए ऐसा नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कुछ और लोग हैं जिनके हाथों में इस मुल्क का मुस्तकबिल था, मुस्तकबिल है और रहेगा, और उनकी कोताहियों की वजह से, उनकी कमियों और कजियों की वजह से ये मुल्क इस हाल तक पहुंचा है। किस कदर अहमकाना बयानिया हमें दिया गया गुज़िश्ता 5 साल में कि नवाज शरीफ के 4 फ्लैट हैं और उसकी वजह से मुल्क 70 साल से तरक्की नहीं कर सर छुड़ा लेना इन लोगों के हाथ से मुल्क को। आप जीटी रोड पे निकलते हैं, खिलाफ मखलूक का नारा लगाते हैं, फिर आप खामोश हो जाते हैं। खामोश क्यों होते हैं? इसलिए कि आप हुकूमत करने दें। आपने सिलेक्टर्स ने सिलेक्टेड को बिठा दिया। उनकी परफॉर्मेंस देखने दें लोगों को खुद फैसला करने दें, और लोगों ने फैसला कर लिया है। कोई भी सियासी लीडर उस वक्त तक बाहर आने की हिम्मत नहीं करता जब तक उसके साथ अवाम का गैज़ो गज़ब शामिल ना हो। लोग इतने ज्यादा तंग हो गए हैं, और अलमिया ये है कि आप स्टूडियो में बैठे हुए जी, आप किसी गली में जाए, किसी रेड़ी वाले से पूछें, लोग सिर्फ इमरान खान को इल्जाम नहीं देते, ठीक है, और भी इस मसाइल हैं। इन्होंने जिक्र किया कुछ लोगों का, आप लेवल तो देखिए। 11 अरब के असासे अमेरिका में सिर्फ। ओ भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। सियासतदान को सुबह शाम गाली देते हो कि तुम चोर हो, तुम डाकू हो, करप्ट हो। बाकी लोगों के बारे में बात करते हुए तुम्हारी जुबान कांपती है। जो डिक्टेटर ने सबकी बात की है। एक मिनट ठहरिए ना, जो डिक्टेटर्स के बारे में मेरी बात नहीं, आपने सबकी बात की है, मैं आपकी एग्जांपल दे रही हूं। ये क्रॉस द बोर्ड बात की है उन्होंने। ये बात देखिए, डिक्टेटर्स के दौर में लोग ये खबर निकलती नहीं है कि अस्पताल में बूढ़ी माई को सहन में ऑक्सीजन है, बच्चा भूख से मर गया है, या गुर्बत इतनी ज्यादा हो गई है, या इसलिए कि सब कुछ कंट्रोल होता है। आजकल मीडिया आजाद है, सब कुछ आ जाता है सामने, क्या छुपता है अब? खुदा के लिए आज तो मीडिया की कंप्लेन ना करें आप। ना कीजिए। मीडिया कहाँ आजाद है? मीडिया कहाँ आजाद है? आज किसने रोका है? आज रोका है किसी ने मीडिया को? सुबह से दिखा रहे हैं। हाँ, आज दिखा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि वो जो शुरू में मैंने आपको बताई कुछ इंडिकेशन ना कि कंटेनर ऐसे नहीं हटते, ठीक है, ऐसे नहीं तकरीरें दिखाई जाती। तो बहरहाल ब्रेक ले लूं। हाँ, और एक बात नहीं, चले मैं नहीं लेती, सवाल कर लेती हूँ, उसके बाद ब्रेक लूंगी। मियां साहब ये लंदन में बैठे हुए हैं, क्या दूर बैठने से उनका बयानिया कमजोर नहीं होगा? सुनती जाइएगा। इस हुकूमत का मसला ये है कि ये मिन्नतें कर कर के, डर के मारे, खौफ के मारे मियां साहब को खुद बाहर भेजते हैं। अच्छा। तो इनके डॉक्टर्स खुद रिपोर्टें देख के कहते हैं ये पैनिक कर गए, और अब इन्हें पहले अब बुला रहे हैं खुद। पहले इन्हें ये खौफ था कि मियां साहब मुल्क से बाहर चले जाए। अब खौफ ये है कि वो वापस ना आ जाए। और आप देखिएगा, उनको तो फौरन आना चाहिए। जिस वक्त वो आएंगे इनसे नहीं संभाले जाएंगे। लेकिन दूर बैठने से बयानिया कमजोर हो रहा है। ये आप जो इतने लोग गुजरांवाला में निकले हुए हैं, ये बयानिया कमजोर हो रहे हैं। ये फायदे की बात है मियां साहब की, उन्हें फौरन आना चाहिए, डबल हो जाएंगे लोग। जिस वक्त वो आएंगे, कहेंगे हमारा लीडर, इसको हमारी कितनी परवाह है। आएंगे पारस, इनसे संभाले नहीं जाएंगे। अच्छा। ये मैं आपको बता। ब्रेक ले लूं? ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। काजी सही साहब, जलसे हो रहे हैं, एहतजाज का ऐलान हो चुका है। एक और बड़ा मसला है ना, कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, एहतियात भी जरूरी है। वैसे क्या ख्याल है आपका सर, अगर ये अल्लाह ना करे, अगर इतने बड़े जो लोगों की तादाद है, कोरोना फैलता है, तो ये ऑपोजिशन जिम्मेदारी कबूल करेगी फिर इसकी? किसी के हाथ में मास्क नहीं देखा वैसे। देखिए, मैं इस कोरोना से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ, और वो अभी आज़ादी की बात हुई है। जिस वक्त मियां साहब सियासत में आए और ज़ियाउल हक इनके ऊपर थे, उस वक्त पीटीवी हुआ करता था, और ये बातें जो आज हो रही हैं ये किसी के वहम और गुमान में भी नहीं थी जो आज हम कर रहे हैं। ठीक। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं ताकि ये भी भरम खुल जाए कि हम बात नहीं कर सकते। अरे भाई, जब जनरल आसम
जो भी नाम है उनका, बाजवा साहब करप्शन कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आप हेड थे, आप सोए हुए थे, आपको आज याद आई है क्या? और अगर आपका हाथ किसी ने रोका था तो क्या आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री, मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट के किसी 22 ग्रेड के अफसर को, भले फौजी है भले नॉन फौजी है, मैं उसे नहीं पूछ सकता, लिहाजा मैं अवाम की तरफ वापस आ रहा हूं? ये आज मुझे याद आई कि जिस दिन मेरा पनामा पकड़ा गया। दूसरी बात, मैंने सवाल पूछा और एक और सवाल पूछता हूं अपने प्यारे सर, एक मिनट। 1995-96 जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे सिर्फ ये बता दें, यही मैकेनिज्म दूसरों पे भी अप्लाई करें ना, जब वो चोरियां कर रहे होते हैं आप उनको उस वक्त पकड़े, 10-10, 15-15 साल बाद क्यों? मैं यही तो कह रहा हूं। बात यह है कि ये चोरी पे इनके सबका इत्तेहाद है। ये लड़ाई उस वक्त होती है जब इनमें से किसी एक पार्टी को इक़्तिदार में से बाहर निकाल दिया जाता है। इनका करप्शन मसला नहीं, करप्शन पे ये सारे मुतहद हैं। दूसरी बात मैं अर्ज करूं, मैं एक सवाल पूछता हूं, 1996 के लाहौर के कस्टम में मियां शरीफ साहब 5-6 करोड़ रुपए की अपनी वेल्थ बताते हैं। इनका जरा ग्रोथ रेट निकालें और उस मुल्क का ग्रोथ रेट निकालें जिसको आप रन कर रहे थे। ये इसी मैशत में आपने बिल गेट को मात दे दी और मेरी मैशत का बुरकस निकाल दिया एक ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। मैंने आपको इलेक्ट किया है, ना जर्नैल को किया है ना जज को किया। जज को आपने लगाया, जर्नैल को आपने लगाया। अगर वो आपके काबू नहीं आ रहा था तो आपने मुझसे रुजू किया नहीं। जब तक जस्टिस कयूम का सिस्टम चलता रहा आप खामोश रहे। जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट पे जज की बेइज्जती करके भगाने का इजाजत थी उस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट बड़ी नेक थी। और कब नेक बद में कब तब्दील हुई? जब उसने कहा कि अदालतों के फैसलों पे हम अमल करवाएंगे, उस दिन वो बद हो गई। ओ भाई, अपने गिरबान में झांकें। एस्टेब्लिशमेंट दुनिया में ऐसे ही करती है। अभी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने बर्नी सैंडर को उठा के बाहर मारा है। सिविल तहरीकें, पॉलिटिकल तहरीकें चलती हैं। बात यह है कि आप सियासतदानों के भेस में व्यापारी थे, हमारे हकूक का धंधा करने वाले थे। हमें इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से नहीं चाहिए था। हमें अपनी लड़ाई की जीत एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं देनी थी, नवाज शरीफ ने देनी थी, बेनजीर भुट्टो ने देनी थी, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने देनी थी। इन्होंने हमारे हकूक के धंधे IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ किए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली भगत करके हमारी जेब काटी। आज अपनी निजी लड़ाई पे चाहते हो कि मैं बाहर आके अब पुलिस के डंडे भी खाना शुरू कर दूं? तो प्लीज सर, वैसे मियां साहब ने, काजी साहब, मियां साहब ने अपने खिताब में यही बात की थी ना कि एस्टेब्लिशमेंट को कहें कि वो सियासत से अपने आप को दूर रखे, तो वो तो बहुत बुरी लगी थी बात। अभी आपने सारी वही बातें दूसरे अल्फाज में कर दी हैं। वो भी यही कह रहे थे ना जो अल्ताफ हुसैन से मिला दिया। भाई जब इनको लेके आती है तो एस्टेब्लिशमेंट नेक हो जाती है। ठीक, मुझे ये बताएं, 7 बजे इन 2013 की हुकूमत में 7 बजे एक टीवी चैनल ने इलेक्शन रिजल्ट कैसे अनाउंस कर दिया था भाई? जब आप टिकटें बांट रहे थे तो लोगों को कहते थे ये टिकट नहीं दे रहा, MLA की सीट दे रहा हूं। तो जब आपके हक में धांधली हो ठीक, जब आपके मुखालफत में धांधली हो हम उसको भी गलत कहते हैं, इसको भी गलत कहते हैं। मगर हमारा गिला हमारे इलेक्टेड लीडर से है। ठीक है, अवाम के जो मसाइल है ना वो गिला अपनी जगह बिल्कुल बजा है, लेकिन अभी इलेक्टेड लीडर जो है ना उससे गिला ये है भट्टी साहब कि कुछ दिनों से आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डी चौक में जो हमारी सरकारी मुलाजमीन जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं जब तक हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करोगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लगता नहीं है हुकूमत नाकाम हो रही है, ये डिलीवर नहीं कर पा रही है। 2 साल से लोगों की आमदनी में ना 1 टके की भी वैल्यू ज्यादा है, एक ढेले का इजाफा नहीं हुआ है। 33% लोगों के घरों का खर्चा बढ़ गया है, बेरोजगारी है, गंदम का बहरान, चीनी का बहरान, आटे का बहरान, ये नौकरियां नहीं हैं। ये नाजुक पॉइंट नहीं है इस गवर्नमेंट के लिए? देखिए, गवर्नेंस परफॉर्मेंस नंबर 1, ये आप देख रही हैं, ये हैं 25 वादे जो इन्होंने किए थे, जिन्होंने किए थे और वोट लेने के लिए। और नहीं, वो उस वक्त 23 साल आप देखें ना, एक आर्ग्यूमेंट है। मिसाल के तौर पे मुझसे एक मरतबा एक दोस्त ने पूछा कि आपने इमरान खान का साथ दिया? मैंने कहा दिया। कहते आपको उसको फ़ख्र? मैं कहा अभी तक फ़ख्र है। कहते हैं क्यों? मैंने कहा आप नहीं चाहते थे मुल्क में करप्शन ख़त्म हो, आप नहीं चाहते थे 90 दिन के अंदर करप्ट पकड़े जाएं, आप नहीं चाहते थे प्रोटोकॉल ख़त्म हो, आप नहीं चाहते थे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाएं, आप नहीं चाहते थे मेरे पास मुआशी टीम है जो तब ये कर देगी, बाहर से आएगी। क्यों? अब मैं नवाज शरीफ, उनके बच्चों की, जरदारी साहब और उनके बच्चों की करप्शन पे उनका सपोर्ट करता रहूं, तब्दीली का साथ ना दूं। मेरा इमरान खान 26 महीने हुए, 26 महीने 40 साल, मैच दरमियान में है। नाकाम हो जाएगा, मैं कहूँगा मैं नाकाम हो गया,
ایک بندہ جس نے تبدیلی کا خواب دکھایا تھا وہ ناکام ہو گیا، لیکن میں دوسری طرف گنڈ کپوں اور بنارسی ٹھگوں کے ساتھ مل جاؤں؟ نہیں. بات کیا ہے؟ بات ہے سیکھتے نہیں. آج میاں محمد نواز شریف واپس آئے، وہیں سے کام شروع کرے گا جب اقتدار ملے گا، یا بیٹی اقتدار میں جائے گی یا بھائی اقتدار میں، جہاں سے ختم کیا. جب وقت رکوع آیا یہ سجدے میں گر گئے. مشاہد اللہ کو کس نے اسکرپٹ پکڑایا تھا؟ اور مشاہد اللہ نے جا کے کیا کہا تھا کہ دھرنوں کے پیچھے ہیں اور ان کی میرے پاس ٹیپیں ہیں. ادھر ہی استعفیٰ لے لیا تھا، لے لیا. اور اب حریت پسند بن کے کہتے ہیں ظہیر الاسلام نے مجھ سے استعفیٰ مانگا. اور ظہیر الاسلام کی تو کسی دن اگلے پروگرام میں مجھ سے پوچھیے گا میٹنگز کیا ہوئی. یہ کیوں ظہیر الاسلام کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے؟ نواز شریف 2 مرتبہ کہا میں بنانا چاہتا ہوں. چودھری نثار صاحب اس کے گواہ ہیں، اور دوسرا فوت ہو گئے ہیں اشفاق سرور صاحب. اور اچھا وہ چھوڑ دیں. اچھا پھر اس کے ڈان لیکس، انہوں نے ڈان لیکس گئے، سیرل المائیڈا کا نام انہوں نے ECL پہ ڈالا اور سارے جرنلسٹوں کو بھگتایا، سارے افسروں کو بھگتایا، اور فاطمی صاحب اور پرویز رشید کو فارغ کر دیا. اور پھر آگے آ جائے، مشرف چلا گیا، مریم نواز صاحبہ گلوگیر ہو جاتی ہیں لہجہ. جب اس کی گاڑی ادھر مڑی تھی اسپتال کی طرف، حکومت کس کی تھی؟ انہی کی تھی. کھڑے ہو جاتے، نہیں ہوئے، کھڑے ہو جاتے. آپ نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ اب چور ہیں، کرپٹ ہیں آپ، اندرونی اخلاقی آج عمران خان کیوں چلے گئے ہیں اسمبلی سے؟ اخلاقی پوزیشن وہ عمران خان کی نہیں رہی جو ادھر کھڑے ہو کے دھرنوں میں کہتے ہوتے تھے. 126 دن دھرنے. ملتان کا اتنا بڑا جلسہ تھا، 7 بندوں کی ڈیتھ ہوگی تھی گیٹ کا وہ کھولتے ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کراچی کا جلسہ، میاں والی کا جلسہ، سیال کوٹ کا. یہ تو جلسی ہے، یہ تو جلسی ہے. یہ جو گجرانوالہ کی جلسی 22,000 کا اسٹیڈیم، اس میں بھی پچھلی ساری خالی. لیکن فرق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلا. اس دن پرویز رشید سیٹ وہ خالی سیٹیں گر رہے تھے، آج شبلی فراز گر رہے ہیں. فرق کوئی نہیں پڑا. اچھا پھر دوسری بات، سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا نواز شریف صاحب کو؟ ایک دن انہوں نے کہا تھا بھائی جان ECL سے مشرف کا نام آپ نے ہٹایا تھا، ہمارے پہ نہ چھوڑیں. تو جب وقت رکوع، اب جو واپس آئیں گے نا، تو ان کو ایک میں شعر سنانا چاہتا ہوں، اگر کہیں سن رہے ہوں اس سے. نواں لارا لا کے سانو رول جا، گانا ہے. نواں لارا لا کے سانو رول جا، جھوٹیا ویک اور جھوٹ بول جا. عمار مسعود صاحب، اب ٹائم ذرا کم رہ گیا ہے، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا ان کی بات پہ. لیکن میں آپ پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھیے، جو اس شو میں باتیں ہوئی ہیں اور میرے جو معزز دوستوں نے کی ہیں، اس سے بڑا حد تک واضح ہو گئی ہے. کچھ غیر جمہوری قوتیں ہیں، ان کا ہماری سیاست میں دخل ہے، وہ دخل نہیں ہونا چاہیے. اگر جمہوریت اس سے پاک ہوگی تو پھر بہتر طریقے سے چلے گی. آج لوگوں نے چھوٹی سی انڈیکیشن دکھائی ہے، لیکن جو فرق ہے نا عمران خان کے دھرنوں میں اور اس میں، اس زمانے میں الیکٹڈ لوگ تھے، اس زمانے میں سلیکٹڈ لوگ ہیں. جو ریت کی دیواریں ہوتی ہیں نا، وہ تھوڑی سی قوت سے گر جاتی ہے. یہ حکومت ریت کی دیوار ہے. یہ گجرانوالہ کا جلسہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور ہم 2-3 دن کے بعد اس پہ پھر بات کر سکتے ہیں. اس کی برداشت بھی ان میں نہیں ہے. آہستہ آہستہ جب یہ مومنٹم پکڑے گا، یہ مافیا مانگیں گے. آج کنٹینر ہٹے ہیں، کل کو وزیر اعظم ہٹیں گے، لیکن وہ حل نہیں ہے. حل اس کا منصفانہ شفاف الیکشن ہے دوبارہ. لیکن ان کے جلسوں سے، احتجاج سے، سپوز کریں عمران خان کی گورنمنٹ اگر گر جاتی ہے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو آپ لوگوں نے آج یہاں بیٹھ کے گنوائے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. منصفانہ الیکشن سے ہوں گے، جمہوریت کو بنیادی طور پر پنپنے کا موقع دینے سے ہوں گے. میں قاضی صاحب کی بات کا بڑا احترام کرتا ہوں. انہوں نے بالکل درست کہا کہ ساری سیاسی جماعتیں کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی حکومت میں آئی ہیں، لیکن کسی زمانے میں آپ کو عقل بھی آ جاتی ہے. کبھی آپ میٹرک میں تھے، اس کے بعد آپ ایم اے میں بھی چلے جاتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں دھاندلی کی نا ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. اس وقت بھی دھاندلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، ایک صوبے میں حکومت ہے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی. تو کون سی دھاندلی ہوئی ہے؟ کیا سلیکٹڈ دھاندلی ہوئی ہے؟ پھر ایک اس میں موقف تو ایک ہونا چاہیے نا. بالکل. دیکھیے، میں ایک اس میں بات بتاؤں کہ جب ہمارے اداروں کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ یہ سال تبدیلی کا ہے، تو پھر شک پڑتا ہے. رائٹ. قاضی صاحب آخری بات سر، یہ آپ بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے کہ میاں صاحب کو mid-70s میں عقل آ گئی، اور اس وقت عقل آئی
کہ جب इनको पता चला कि अब जनरल अब जो है मलक कयूम साहब जज नहीं है यहाँ पे, जो इस तरह से बात सुन रहे थे, मुझे माफ कीजिएगा, जिस तरह पियोन भी नहीं सुनता, तो उसके बाद हमें अकल आ गई। तब अकल नहीं आई जब हम माल बना रहे थे, तब हमें अकल नहीं आई जब हम ठेके बेच रहे थे, तब अकल नहीं आई कि $3.5 मिलियन डॉलर क्या 1 जो किलोमीटर $11 मिलियन में बनवा रहे थे। ठीक है तब हमें अकल नहीं आई। टाइम खत्म कर दीजिए साहब। जिस दिन पता चला कि अरे भाई हम तो फारे हो गए हैं, और मजीद बातें करेंगे किसी अगले प्रोग्राम में। हमें अकल आनी चाहिए और हमें जी और किसी प्रोग्राम के लिए थोड़ी सी अकल की बातें छोड़ दें। अरशाद भट्टी साहब, वन लाइनर, क्या ख्याल है, ये रिजल्ट क्या आप इसका निकलता देख रहे हैं? इस्तीफे दे देंगे, हुकूमत गिर जाएगी, या वो पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे? ये सिर्फ रिजल्ट जो भी निकले, इमरान खान अपने नारों वादों दामों पर फोकस करे। ओके। और पुलिस पटवार और महंगाई पहले दो उसके हरीफ हैं, अपोजिशन हरीफ नहीं है। ठीक है। ये हरीफ। इरशाद भट्टी साहब, अमार मसूद साहब और काजी सी साहब, जल्दी से, बहुत शुक्रिया आप सबका। इमरान खान की हुकूमत अब ज्यादा दिन नजर नहीं है। चलें वो देख लेते हैं। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।